अच्छा जी, हमारा टॉपिक आज का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक ऐसा है कि जिसकी ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन जो है ना वो नेक्स्ट चैप्टर में है। इसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ना होता है ना, उस चैप्टर में ज़्यादातर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मौजूद है, तो हम जो है वो इसको उसमें भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी देखना जो है वो ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि डीएनए प्रूफ रीडिंग और डीएनए रिपेयरिंग क्या होता है और इसमें गलती का इम्कान कहाँ होता है। हम इस बात को जो है वो अंडरस्टैंड करने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि आप लोगों को मैंने स्क्रीन शो नहीं की शायद, ऐसा ही है। नहीं हुई भी। जी, तो अब हम जो है वो इसमें हमारा जो इस वक्त का टॉपिक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, अब देखिए एक चीज जो है इसमें प्रूफ रीडिंग भी है। इस आज के टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है वो प्रूफ रीडिंग भी है और डीएनए रिपेयर भी है। ये जो डीएनए रिपेयर आपको नजर आ रहा है या रिपेयरिंग डीएनए लिखा नजर आ रहा है, इट इज एक्चुअली अ टॉपिक विच इज गोइंग टू यूज हाउ अ डीएनए कैन repaired and what enzymes are going to proofread। ठीक है, अब हम इन दोनों चीजों को डिफरेंटली देखते हैं। प्रूफ रीड क्या है और रिपेयर क्या है। ठीक है, ये वैसे तो आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि ये क्या चीज हो सकती है। याद रखिए कि जब हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स को ऑब्वियसली एक खास अंदाज से अलहदा किया जाता है। अगरचे पूरा स्ट्रैंड अलहदा नहीं किया जाता, दरमियान में से रेप्लिकेशन बबल की तरह जो है वो इसको ओपन किया जाता है, लेकिन ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह से इनको अलहदा किया जाता है और उसके बाद जो है फिर ये एक न्यू स्ट्रैंड जो है उसके ऊपर वो बना दिया जाता है। ये आप लोगों को पहले से अंदाजा है। ठीक है, अब ये जो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो स्ट्रैंड जो आपका जो है जिसको आप कहते हैं कि सैंपल स्ट्रैंड है, जिसको आपने कॉपी किया था, जिसको आपने बेसिकली फॉलो किया था, वो स्ट्रैंड असल अहमियत रखता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सैंपल स्ट्रैंड को स्टडी करके सैंपल स्ट्रैंड को स्टडी किया और उसके बाद उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड को स्टडी करके ये देखा कि कहीं सैंपल स्ट्रैंड की निस्बत दूसरे स्ट्रैंड पे कोई गलती तो नहीं है। इसी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फर्ज करें कि आप एक बुक से कोई डाटा जो है वो कॉपी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि चले मैं ये बुक मेरे सामने पड़ी हुई है, मैं जो है वो कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग करता हूँ। ठीक है, अब जब आप टाइपिंग करती हैं तो आपको पता ये लगता है कि उसके बाद जब आपने वो पैराग्राफ देखा तो आपसे एक दो मिस्टेक्स हो गई। फॉर एग्जांपल एक दो वर्ब्स जो हैं वो आपसे मिस हो गई, हेल्पिंग वर्ब्स का, के, की, या इस तरह की कोई चीज जो है वो कोई मिस हो गई। तो आप दोबारा से जल्दी से क्या करते हैं, उसको एडिट करके दोबारा से उसको जो है वो सही कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो ये डीएनए रिपेयरिंग है, इसमें जो बात समझने की है वो ये है कि जो पेरेंटल डीएनए है, पेरेंटल डीएनए विल बी यूज्ड एज अ सैंपल। ठीक है, सैंपल है या स्टैंडर्ड है, ये यूज करेंगे आप। और ये यूज करते हुए आप जो आपका जो डॉटर डीएनए है, यानी कि जो डॉटर स्ट्रैंड बना है, इस डॉटर स्ट्रैंड को प्रूफ रीड किया जाएगा। प्रूफ रीड कैसे किया जाता है, अब जरा सुनिएगा। मैं ना आप लोगों को यहाँ पर अब एक एग्जांपल देता हूँ कि म्यूटेशन किस जगह पर आ सकती है। बड़े गौर तलब बात है। देखिए, आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़े हुए हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर आपने पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं और जो नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं उनमें आपके पास जो है वो प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स होती हैं। और ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि जो प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स हैं, इनके अंदर जो पेयरिंग होती है वो हमेशा प्यूरीन और पायरिमिडीन की होती है। प्यूरीन प्यूरीन की नहीं होती, पायरिमिडीन पायरिमिडीन की नहीं होती। ये हमने बात तय की हुई है। प्यूरीन जो है वो हमेशा डबल रिंग होती है और इसकी जो एग्जांपल होती है वो होती है ए जी। ठीक है, और जो पायरिमिडीन होती हैं ये होती हैं सी और टी। अब ऑब्वियसली जो पायरिमिडीन्स हैं वो दोनों की दोनों जो हैं वो ये उनकी सिंगल रिंग है और जो प्यूरीन्स हैं उनकी जो है वो डबल रिंग है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ हमने एक और बात भी तय की है। वो क्या है, वो ये है कि जब पेयरिंग होगी तो जो प्यूरीन है वो हमेशा पायरिमिडीन के ऑपोजिट आएगी। लेकिन यहाँ एक और बात भी बड़ी गौरतलब है। ये फॉर एग्जांपल ये प्यूरीन है और इसके ऑपोजिट ये पायरिमिडीन है। ठीक है,
आपने ये प्यूरिन और पायरिमिडीन इन दोनों को क्रॉस में लाया और आपने इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दी। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि ए और टी अगर बॉन्ड बनाते हैं तो ये भी हो सकता है कि ए और सी बना लें। क्यों? दोनों हैं तो प्यूरिन और पायरिमिडीन ना, मतलब ये दोनों की दोनों जो हैं पायरिमिडीन्स, ठीक है। लेकिन आपने जो स्टैंडर्ड तय किया हुआ है डीएनए के लिए, वो ऑलवेज स्टैंडर्ड क्या तय किया हुआ है? स्टैंडर्ड आपने ये तय किया हुआ है कि ए के सामने आएगी, यानी प्यूरिन के सामने आएगी तो पायरिमिडीन, लेकिन जो पायरिमिडीन्स की दोनों टाइप्स हैं उनमें से कोई भी आ सकती है, क्योंकि आखिरकार आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है बॉन्ड बनाना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना, ठीक है। अब उसमें जिसका भी, और आपको यह बात भी अच्छे तरीके से पता है कि जी जब सी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है तो इसका क्या मतलब है कि सी के अंदर भी ये कैपेसिटी है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। ऑब्वियसली सी के अंदर भी कैपेसिटी है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, टी के अंदर भी कैपेसिटी है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो डुप्लीकेशन है, ये डुप्लीकेशन कौन करवा रहा है? ये करवा रहा है डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है एडेनिन के सामने। एडेनिन के सामने जब वो आता है तो पता ये लगता है कि उसको जो न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल है ना फौरी तौर पे, उनमें जो न्यूक्लियोटाइड इमीडिएटली अवेलेबल है वो टी नहीं है बल्कि वो सी है, ठीक है। अब वो पायरिमिडीन को पायरिमिडीन के सामने तो आमतौर पर नहीं जोड़ता। क्यों? वो तो बाद में वो गलती फटाफट पकड़ी जाती है। वो गलती फटाफट पकड़ी जाती है क्योंकि इधर डीएनए पॉलीमरेज क्रॉस करता है, उधर वो गलती फटाफट पकड़ी जाती है कि या तो पायरिमिडीन पायरिमिडीन, तो ये जो है वो डिस्टेंस आइडियल नहीं है। प्यूरिन प्यूरिन, ये डिस्टेंस भी आइडियल नहीं है। वो हम शुरू की डायग्राम याद कीजिए जो हमने बात की थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडियल डिस्टेंस है अगर वो ना हो तो फौरन पकड़ा जाता है। लेकिन ये जो है कि पायरिमिडीन के सामने अब ये प्यूरिन है और ये पायरिमिडीन है। अब असल में म्यूटेशन कब कॉज होती है, ये अब जरा गौर कीजिएगा कि म्यूटेशन असल में कब कॉज होती हैं, या आपके जहन में ये होना चाहिए खास तौर पर कि वो म्यूटेशंस जो रह जाती हैं, यानी अगले कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू नेक्स्ट जनरेशन, जिनका पकड़ा जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगरचे ये भी जो है वो पकड़ी जाती हैं, लेकिन इनका पकड़ा जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? अल्टीमेटली जो बात हमारे जहन में है वो ये है कि ए के सामने यानी प्यूरिन के सामने अगर सी भी लग जाती है यानी साइटोसिन भी लग जाती है तो वो है तो पायरिमिडीन। ऐसी सूरत में अगर डीएनए पॉलीमरेज के जो है वो डीएनए को डुप्लीकेट कर रहा है, एक छोटी सी एग्जांपल एक डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि आपके पास स्ट्रैंड है और इस स्ट्रैंड के ऊपर जो है फॉर एग्जांपल ये इस वक्त जो है वो क्या अटैच हुआ हुआ है, दिस इज डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक खास रफ्तार से वर्किंग कर रहा है, 3 to 5 जो इसका है वो इसकी मूवमेंट है, और ये इसके पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं मुस्तकिल, डीएनटीपीज जो हैं वो मुस्तकिल इसके पास। जाहिर है आप इसको वो करते हैं ना, प्रोवाइड करते हैं, डीएनटीपीज प्रोवाइड करते हैं। अब जब आप इसको डीएनटीपीज प्रोवाइड करते हैं तो इस डीएनटीपीज को प्रोवाइड करने में ये नेचुरली हो रहा है, सब नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। लेकिन इस नेचुरल फिनोमिना में भी गलती हो सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इधर ए था और इधर डीएनटीपी जो प्रोवाइड होनी चाहिए थी वो कौन सी होनी चाहिए थी? वो होनी चाहिए थी डीटीटीपी, ठीक है। थायमीन का मतलब है कि डीटीटीपी प्रोवाइड होना चाहिए थी, लेकिन हो क्या गई? हो गई डीसीटीपी प्रोवाइड हो गई, ठीक है। प्रोवाइड गलती से हो गई डीसीटीपी। अब ये क्या करेगा? ये जल्दी जल्दी में इसको उठा के इसके साथ लगा देगा। अब जब ये इसको उठा के इसके साथ लगा देगा तो अब क्या होगा? अब अगर तो ये म्यूटेशन अगली नस्ल में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, अगली नस्ल में ट्रांसफर हो जाती है, तो ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस और अगले तमाम सेल्स में जो माइटोसिस करेंगे, आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट बन जाने के बाद उसके बाद जो है वो आगे सेल्स की डिवीजन होती है। 100 ट्रिलियन सेल्स आपकी बॉडी के बनते हैं। अब वो जो 100 ट्रिलियन सेल्स आपकी बॉडी के बनते हैं, अगर ये मिस्टेक मिस होकर आगे चली जाती है देन इट वुड मीन कि ये जो मिस्टेक हुई है ये अगली नस्ल के तमाम सेल्स में जाएगी। अब म्यूटेशंस के बारे में आपको ये भी पता है कि म्यूटेशंस जो हैं वो साइलेंट भी होती हैं, ठीक है, और म्यूटेशंस जो हैं वो नॉनसेंस भी होती हैं। म्यूटेशंस जो हैं वो मिससेंस भी होती हैं, ठीक है, मिससेंस। अब मिससेंस जो है वो आमतौर पर ये लीथल होती हैं, ये बहुत लीथल होती हैं, ठीक है, जो मिससेंस है, ठीक है। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि मिस सेंस जो है उसका प्रॉब्लम ही ना हो। मिस सेंस से प्रॉब्लम ना होने का चांस कब है?
जब दो कोड हैं और अगर सेम अमाइनो एसिड बना रहे हैं, ठीक है, अगर एजीजी है और एजीसी है, फर्ज करें एजीजी और एजीसी दोनों एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं और म्यूटेशन हो गई है, एजीजी की बजाय क्या आ गया, एजीसी आ गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी खैर है। ऐसी म्यूटेशन जो है वो उसको आमतौर पर किस कैटेगरी में लाया जाता है, उसको आमतौर पर साइलेंट की कैटेगरी में लाया जाता है। मिससेंस हमेशा वो होती है जब अमाइनो एसिड बदल जाए, अमाइनो एसिड बदल जाए और उसके बाद वो जो है वो एक अच्छा खासा ट्रबल कॉज करे, तो उसको आप कहते हैं मिससेंस म्यूटेशन, ठीक है। सो ये जो म्यूटेशंस हैं इनमें ज्यादातर चांस इसी चीज का होता है कि अगर प्यूरीन के सामने आई तो पायरिमिडीन है, लेकिन जो असल है पायरिमिडीन वो नहीं आई। ऐसे मौके पे फिर आप क्या करते हैं, ऐसे मौके पे फिर आप करते हैं प्रूफ रीड। प्रूफ रीड का क्या फायदा होगा, गौर कीजिए। प्रूफ रीड का फायदा ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बनाता हूँ, एजीसीटी के सीक्वेंस जो है वो हम 3 बना लेते हैं, एजीसीटी के ये 3 सीक्वेंस बन गए, ठीक है। अब इनमें क्या हुआ कि इसके आगे टी सी जी ए, अब यहां पर क्या होता है सी सी जी ए, अब ये गलती है, ये वाली जो है ये गलती है, ठीक है। और फिर से यहां पर क्या आता है टी सी जी ए। अब दिस वन इज अ मिस्टेक, ये जो मिस्टेक है इसको अब किया जाएगा प्रूफ रीड। किस बुनियाद पे, बेटा ये वाला जो स्ट्रैंड होगा दिस वुड बी द पेरेंटल स्ट्रैंड, स्कैन किया जाएगा इसको। यानी जो आपके पास, मैंने शुरू में ही कहा ना कि किसी भी म्यूटेशन को ठीक करने के लिए आपका जो है, सॉरी मैंने लिखना कुछ और था, किसी भी म्यूटेशन को ठीक करने के लिए आपके पास जो स्टैंडर्ड होगा वो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा। पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो उसको जो है वो किया जाएगा क्या, उसको सैंपल के तौर पे यूज किया जाएगा, उसको जो है वो एज ए प्रूफ रीड ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा और प्रूफ रीडिंग की जाएगी डॉटर स्ट्रैंड की। इसको जो है वो आप देखेंगे कि यहां पर क्या मिस्टेक है। अब अगर तो मिस्टेक फाइंड आउट नहीं होती तो इसको फाइनलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। अगर तो मिस्टेक फाइंड आउट नहीं होती तो एंजाइम इसको फाइनलाइज करते हैं, फाइनलाइज करके इसको जो है वो अगले उसमें पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर मिस्टेक फाइंड आउट हो जाती है तो फिर एक ग्रुप ऑफ एंजाइम आता है, ग्रुप ऑफ एंजाइम। ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जो हैं ये रिपेयर एंजाइम्स कहलाते हैं। इनमें लाइगेजेस वगैरह भी होते हैं, ठीक है। ये रिपेयर एंजाइम्स हैं, काफी ज्यादा होते हैं। तो ये जो रिपेयर एंजाइम्स होते हैं ये इनको बुलाया जाता है और यहाँ पे इनके जरिए जो है वो उसको रिमूव करवा के यहाँ पर रिपेयर करवा दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए एक और प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम और है, और कीजिए क्या है प्रॉब्लम। ये है कि अगर बात करें कि डीएनए के अंदर आई हुई है मिस्टेक, डीएनए के अंदर आई हुई है मिस्टेक, लेकिन वो मिस्टेक इस वजह से ठीक नहीं हो रही कि रिपेयर एंजाइम ही म्यूटेटेड है। फॉर एग्जांपल, मतलब जो ठीक करने आया है मसाइल उसी की नीयत में खोट है। ऐसा ही है ना कि जी फला बंदे को जो है वो पोजीशन दे दी जाती है कोई, तो आप कहते हैं कि भाई जो बंदा ठीक करने आया उसी की नीयत में खोट है। यानी रिपेयर एंजाइम डीएनए को ठीक करने आया और उसी के अंदर म्यूटेशन आ गई, तो इसका मतलब ये है कि वो रिपेयर एंजाइम उस म्यूटेशन को ठीक करने के काबिल ही नहीं रहेगा। और आप यकीन करें कि यही इसी कैम्बल की बुक में लिखा हुआ है कि दिस म्यूटेशन इन रिपेयर एंजाइम्स, दिस म्यूटेशन लीड्स टू ह्यूज सॉर्ट ऑफ कैंसर। कि अगर ये जो रिपेयर एंजाइम है इन्हीं के अंदर म्यूटेशन आ जाती है तो फिर अल्टीमेटली इसका नतीजा ये निकलता है कि बहुत एक ह्यूज फैमिली ऑफ कैंसर है वो होने का चांस बढ़ जाता है। दैट इज वाई ये जो रिपेयर एंजाइम है इनका करेक्ट बनना भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर ये करेक्ट बन जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो डीएनए है उसकी फाइडेलिटी मेंटेन रहेगी, यानी डीएनए जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर डीएनए जो है वो रिपेयर नहीं होता, रिपेयर एंजाइम ही खराब है तो डीएनए रिपेयर नहीं होता और उसके नतीजे में काफी ज्यादा डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर आ सकती हैं। एक बात बता दूं उसके बाद जो है वो आपके क्वेश्चन लेता हूं। यहां पर जो है वो आपके पास ये प्यूरीन पायरिमिडीन, मैंने सारी बात बता दी आपको। हाँ जी बिल्कुल। अगली बात यह है कि सम एरर्स कैन एस्केप द रिपेयर। कुछ एरर्स जो हैं वो रिपेयर को एस्केप कर लेते हैं, वो जो है वो निकल आते हैं उसमें से जो रिपेयरिंग का फिनोमिना होता है ना उसमें से निकल आते हैं। मतलब ये है कि जिस टाइम पे रिपेयरिंग हो रही होती है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन को आप कहते हैं कि भाई ये मैंने एक चीज लिखी है, ठीक है, तो इसको जरा प्रूफ रीड कर दो।
वो बंदा प्रूफ रीड करता है, आपकी 3-4 मिस्टेक्स जो है वो ठीक करता है, पता लगता है कि वो जो 3-4 उसने मिस्टेक्स की हैं उनमें से 2 ऐसी थी जिनको वो ठीक कर नहीं सका, वो म्यूटेशंस उसकी आंख से एस्केप हो गई, उसकी आंख से वो म्यूटेशन एस्केप हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि अब वो अगर आर्टिकल आपका छपने के लिए चला जाता है तो ऑब्वियसली इसका क्या मतलब है कि वो मिस्टेक उसके अंदर रहेगी और वो छप जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो प्रूफ रीड एंजाइम्स होते हैं ज्यादातर पॉलीमरेजेस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनसे एस्केप हो जाना कोई हैरत की बात नहीं है, वो म्यूटेशन फिर अगली नस्लों में चली जाती है। यहां पर ये देखिए, मिसमैच न्यूक्लियोटाइड समटाइम इवेड प्रूफ रीडिंग बाय डीएनए पॉलीमरेज। इवेड का मतलब है उससे निकल जाना, ठीक है। In mismatch pair, other enzyme remove and replace incorrectly paired nucleotides that have resulted from replication errors. Researchers spotlight the importance of such repair enzymes when they found that a hereditary defect in one of them is associated with a form of colon cancer. यानी रिपेयर एंजाइम में म्यूटेशन हो जाए तो उससे एक खास किस्म का कोलन कैंसर हो सकता है, तो वो एस्केप भी कर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक बात यहाँ पर और लिखी हुई थी, कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू, हाँ, म्यूटेशन एक और अंदाज से में भी आ सकती है। एक और अंदाज में म्यूटेशन किस तरह आ सकती है कि बेटा एक बात याद रखिए, हमारे जो डीएनए होते हैं ना उनकी एक खास हाफ लाइफ होती है। किसी भी सेल में पड़े पड़े भी चेंज आ जाता है। ये एक बात मुझे रिसेंटली पता लगी है कि जो डीएनए होता है ना इसकी एक खास हाफ लाइफ होती है, और ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं ना, प्लाज्मा क्लोन सेल्स जिनको कहते हैं, जो वैक्सीनेशन के नतीजे में बनते हैं, कोई भी वैक्सीनेशन लाइफ टाइम नहीं होती, ये ज़हन में रखिए। अगर आप लोगों के ज़हनों में ये है कि वैक्सीनेशन लाइफ टाइम होती है तो ये गलत है। 5 साल 7 साल के लिए वैक्सीनेशन हो सकती है, 10 साल के लिए वैक्सीनेशन होती है, कोई वैक्सीनेशन लाइफ टाइम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो डीएनए होता है उसकी एक हाफ लाइफ होती है और एक खास टाइम के बाद वो डीएनए खत्म हो जाता है, बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। तो ये जो चेंजेस होती है ना, हमारे जो हेल्दी सेल्स हैं, हमारे अपने जो हेल्दी सेल्स हैं, इवन उनके अंदर भी ये चेंजेस सम टाइम आ जाती हैं। कभी एक प्यूरिन जो है वो दूसरी प्यूरिन में बदल गई, ये चेंजेस जो है ये डीएनए की नेचुरल चेंजेस हैं, ये आती रहती हैं। अगर जो है इस तरह के चेंजेस आते रहें तो अल्टीमेटली क्या होता है कि डीएनए को मुस्तकिल, आपको ये बात पता है कि आपके जो वर्किंग सेल्स होते हैं उनमें डीएनए को मुस्तकिल स्कैन किया जा रहा होता है। क्यों स्कैन किया जा रहा होता है? कि कहीं डीएनए के किसी न्यूक्लियोटाइड ने अपने आप को चेंज तो नहीं कर लिया। मुस्तकिल स्कैनिंग चल रही होती है। मतलब ये स्कैनिंग सिर्फ उस वक्त नहीं होती जब रेप्लिकेशन होती है। जो स्कैनिंग है, प्रूफ रीडिंग है, ये प्रूफ रीडिंग सिर्फ तब नहीं होती जिस वक्त वो चल रही हो, जिस वक्त रेप्लिकेशन हो रही होती है, नहीं, ये आपके आम सेल में भी प्रूफ रीडिंग चलती रहेगी कि कहीं दरमियान में कोई न्यूक्लियोटाइड, उसमें कोई ऐसा चेंज तो नहीं आ गया किसी भी वजह से, कोई भी रीजन है, ड्रग, कोई ड्रग है, ठीक है, आपने कोई ड्रग इंटेक की, एंटीबायोटिक वगैरह, उसकी वजह से, उसके बाद आप एक्सपोजर हुआ आपका यूवी से। अल्ट्रावायलेट रेज हमारे स्किन सेल्स में अक्सर चेंज करती रहती है, हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि तमाम अल्ट्रावायलेट रेज फिल्टर नहीं होती हैं ओजोन से, पहुंच जाती हैं, और ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे स्किन को जब टच करती हैं तो ऊपर के सेल्स में कैंसर या म्यूटेशन, चेंज ऑफ न्यूक्लियोटाइड अकर हो सकता है, और जिसकी वजह से मुस्तकिल प्रूफ रीड चलता रहता है कि कहीं यहां पर मिस्टेक तो नहीं है। तो ये मुस्तकिल का एक प्रोसेस है, ये फॉर अ लिमिटेड टाइम नहीं है। फिर एक और बात आपको बताता हूं, आप एक्सरे करवाते हैं किसी भी वजह से, अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, एमआरआई वेव्स होती है, कुछ होता है, कोई ऐसा मिसहैप हो जाए और डीएनए के अंदर म्यूटेशन आ जाए तो उसको फौरी तौर पर प्रूफ रीड करके ठीक किया जाता है। तो इसलिए बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन के वक्फे से ये जो है वो मुस्तकिल रिपेयर होती रहती हैं। ये देखिए, in addition, DNA-based pairs often undergo spontaneous chemical changes under normal cellular condition. Normal cellular condition है, कोई खास रीजन नहीं है, एकदम चेंज हो गई, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है? जब आपका जो डीएनए है उसकी एक स्पेसिफिक हाफ लाइफ हो। डीएनए इतना फाइडल नहीं है, इतनी फाइडेलिटी नहीं है डीएनए में कि वो आपको पता नहीं कितने लंबे चौड़े अरसे तक आपको जो है वो मेंटेनेंस रखे। वो एक मॉलिक्यूल है, वो टूटता रहता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारी आंखों में जब लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने से हमारी आंखों में प्रोटीन के मॉलिक्यूल टूटते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से डीएनए जो है उसकी एक स्पेसिफिक हाफ लाइफ होती है, और वो हाफ लाइफ जो है उसके बाद वो डीएनए
या ब्रेक होता है या उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। और स्पॉन्टेनियस चेंज का क्या मतलब होता है? स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज का मतलब होता है खुद ब खुद होने वाला चेंज। इसमें कोई और सम टाइम ऐसे होता है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर असरअंदाज नहीं होता, बॉडी के अंदर खुद ब खुद कोई न्यूक्लियोटाइड या कोई नाइट्रोजन बेस जो है वो चेंज हो जाती है। However, these changes in DNA are usually corrected before they become permanent. Usually perpetuated, मतलब यूजुअली आमतौर पर इसको जो है वो हम रिपेयर कर लेते हैं। इनका इतना हाई रेट नहीं होता लेकिन होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का रिपेयर एंजाइम ठीक नहीं है तो ये म्यूटेशन हो सकती है। आप सोचिए ना, एक बात बड़ी जनरल सी है कि बड़े बड़े हेल्दी लोगों को भी, खुदा ना खास्ता मुझे मतलब नहीं कहना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े हेल्दी लोगों को भी कैंसर हो जाता है। ठीक है, स्किन कैंसर हो गया, कोई भी कैंसर हो गया। अब उसमें क्या है, मे बी उनका जो रिपेयर एंजाइम है वो करेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो डीएनए है उसमें चेंज आया और कैंसर कॉज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैंसर असल में डीएनए की नहीं, जो म्यूटेशन है, जो एरर है वो डीएनए की फितरत में है, वो डीएनए की फितरत में है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस चेंजेस क्यों होते हैं आमतौर पे? ये एक बड़ी टेक्निकल बात है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, रेडिकल्स हैं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये डीएनए को अप्रोच कर लेते हैं ना, तो ये डीएनए को अप्रोच करके उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर सकते हैं। आपको ये बात पता है कि, चलें, एक जनरल सा सवाल है आपके लिए कि ऑक्सीजन को हमारी एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए? हम कहते हैं कि जी एटीपी बनाने के लिए क्रेब साइकिल कब होगा? जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। ऑक्सीजन नहीं होती तो फर्मेंटेशन होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन किस जगह चाहिए? आपके पास तीन प्रोसेसेस हैं, तीनों में से किस जगह ऑक्सीजन चाहिए? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, किस जगह ऑक्सीजन चाहिए? ये बताया हुआ ना मैंने आपको। हाँ जी, मुझे याद है अच्छी तरह। नहीं, मेरा ख्याल है आपको वैसे हो सकता है वैसे भी पता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे बताने से ही आया, लेकिन ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर सीनियर क्लास से क्वेश्चन पूछता हूँ और ये ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता होता। हो सकता है आपके जहन में ऑलरेडी हो, मैंने उस वक्त आप लोगों की क्लास में बताया हुआ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड पे जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कैरी करने का काम किसका होता है? ऑक्सीजन का। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मेरी बात को लिंक कीजिएगा डीएनए वाले उससे। ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या रोल होता है? ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है। और ऑक्सीडेशन क्या होती है? किसी भी कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है। अगर ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड में से आके इलेक्ट्रॉन निकाल लेती है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। ये जो आप अक्सर कहते हैं कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं, कहवे वगैरह और इस तरह से जड़ी बूटियां, उनके कहवे पीते हैं, डिफरेंट तरह की हर्बल ड्रग्स खाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम पे, वो असल में एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम पे यही चीज है कि आपके बॉडी के सेल्स को जो मेंटेनेंस चाहिए होती है, उस मेंटेनेंस में इनके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो उन सेल्स के अंदर जाकर रिपेयरिंग मैकेनिज्म को जो है वो प्रमोट करते हैं। और ऐसी सूरत में अगर फर्ज कर लिया कि ऑक्सीजन ने किसी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन निकाला है, ऑक्सीजन ने किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, ऑक्सीजन का किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना बहुत डेंजरस है। और मुझे नहीं पता कि मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है या नहीं, लेकिन जो ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन करके वही ऑक्सीजन डेथ का बायस भी बनती है। हमारी एजिंग की वजह ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत से केसेस में सेल के अंदर ऐसे एरर्स ला सकती है जो एरर्स हमारे डीएनए तक को डैमेज कर सकते हैं। ऑक्सीजन की रसाई डीएनए तक नहीं है, लेकिन वो बाकी मॉलिक्यूल्स को इस तरह डैमेज कर सकती है कि अल्टीमेटली उसका डैमेज डीएनए तक जा सकता है। हमारे सेल्स की एजिंग के पीछे ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा रोल है।
ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडेशन करती है, यानी कि ये किसी भी जगह से इलेक्ट्रॉन उठा सकती है या इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है, और जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरे नंबर पे रेडिकल्स होते हैं। रेडिकल वो कंपाउंड होता है जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर दिया हो या आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया हो, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की या इलेक्ट्रॉन गिव अप करने की ऑप्शन मौजूद होती है। ऐसे कंपाउंड क्या करते हैं, ऐसे कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को डिस्टर्ब करते हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बॉन्डिंग कब होती है, बॉन्डिंग सिर्फ तब होती है जब दो कंपाउंड्स ने अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना हो। रेडिकल के केस में जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो एटम इम्बैलेंस हो गया। अब इसका मतलब यह है कि उसको अपने आप को करेक्ट करना है, और ऐसे केसेस में आपके बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ साथ डीएनए को भी नुकसान पहुंच सकता है। ये जो स्पॉन्टेनियस चेंज है ना, ये असल में स्पॉन्टेनियस चेंज किसी वजह से है, डीएनए की नेचर में है, हाफ लाइफ है उसकी, लेकिन उसके साथ साथ ये फैक्टर भी साथ शामिल है जिसकी वजह से डीएनए की फाइडेलिटी उतनी नहीं होती, डीएनए की जो इंटेग्रिटी है वो उतनी नहीं होती जितना हम समझते हैं। डीएनए उतना स्टेबल नहीं है जितना हम समझते हैं, इसको मुस्तकिल रिपेयर की जरूरत होती है। जी बेटा, आपका कोई क्वेश्चन है तो कीजिए। कर सकते हैं जी, बिल्कुल। उसमें ये होता है कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक सेल जिसके डीएनए में म्यूटेशन आ जाए ना और वो कैंसर की तरफ जा रहा हो, तो उस सूरत में क्या होता है कि जब जब वो सेल म्यूटेशन उसमें कॉज होती है तो किसी ना किसी केमिकल मैसेजिंग की वजह से उस सेल में एपोप्टोटिक मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। यानी अल्टीमेटली हुआ क्या है, अल्टीमेटली हुआ डीएनए एरर ही है, और डीएनए एरर की वजह से सेल जाने लगता है किसकी तरफ, कैंसर की तरफ। लेकिन अगर सेल के केमिकल्स को पहले ही पता लग जाए कि अब नॉर्मल काम हो रहा है, तो इंटरनल मैकेनिज्म सेल को किस तरफ ले जाता है, एपोप्टोसिस की तरफ ले जाता है। और अगर इंटरनल मैकेनिज्म सेल को एपोप्टोसिस की तरफ ना लेकर जा सके तो ऐसी सूरत में कैंसर कॉज हो जाता है। अब आपके सवाल का कंप्लीट आंसर यह है कि ऐसा हो सकता है कि डीएनए में कोई ऐसा स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद का ऐसा चेंज आ जाए कि डीएनए कैंसर की तरफ जाना शुरू कर दे। अब वो डीएनए जो है वो कैंसर कॉजिंग की तरफ अगर जाना शुरू कर देता है और सेल की एपोप्टोसिस नहीं होती तो कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये इम्कान मौजूद है। जी बेटा, और कोई प्रश्न? जी जी। क्या चीज, क्या चीज? नो 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 नो, किसी और जगह जाएं तो ब्लड ग्रुप नहीं चेंज होता, ब्लड कंसंट्रेशन चेंज होती है, खास तौर पे रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट चेंज होती है, ब्लड ग्रुप कभी नहीं चेंज होता। हम्म। बेटा बाहर से शोर आ रहा है, जरा दोबारा बोलिए। बेटा उसमें ना असल में जो, जहां तक मैं समझाऊं ना आपका सवाल, अ, वो किसका नतीजा है, वो होम्योस्टेसिस या आप जो कह लीजिए जो फिनोमिना है ना एक्लिमेटाइजेशन का, ठीक है, वो उसका नतीजा है। वो टोटली नॉर्मल प्रोसेस है, और उसमें खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी में अगर रेड ब्लड सेल्स ज्यादा हो रहे हैं तो वो किसी कैंसर का नतीजा है, ऐसा नहीं होता। वो असल में एक पूरा नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी को किसी जगह पर परमानेंटली एडजस्ट करने के लिए आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सर्दियों में वेट गेन होता है क्योंकि फैट लेयर ज्यादा ज्यादा थोड़ी सी बढ़ाई जाती है, ठीक है, फैट लेयर बढ़ाई जाती है ताकि आपका जो है वो जो टेम्परेचर एक्सचेंज है वो थोड़ा कम हो जाए। तो ये जो चेंजेस हैं ये एक्लिमेटाइजेशन हैं, इनका ताल्लुक कैंसर से नहीं है। यही सवाल था आपका, क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है इस वक्त।
एज के साथ रिलेशन होता है, ब्लड सेल्स का, स्टेम सेल्स का डिवाइड होने का एज के साथ रिलेशन होता है, क्योंकि जो डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं सेल्स की, वो कम रह जाती हैं। नंबर टू, ये जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किसी भी सेल के नंबर ऑफ डिवीजन का तयन कौन करता है। और दूसरे नंबर पे जो आपके हार्मोन्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन, उनका रिलीज रेट जो है वो एक एज के बाद काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो हार्मोन्स जो हैं वो स्लो हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ब्लड प्रोडक्शन कम होती है। एक खास एज में अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 को टच नहीं कर रहा तो वो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, बिकॉज इट इज अ नेचुरल फिनोमिना कि जिसमें ब्लड की प्रोडक्शन उतनी फास्ट नहीं होती, तो ये इसमें कोई शक नहीं। जी, और कुछ क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? एनी क्वेश्चन नहीं है? पहले पढ़ा हुआ है या क्लियर हो गया? अब इसमें ना एक और चीज भी है कि हाउ द म्यूटेटेड पोर्शन इज एक्साइज्ड। भाई एक म्यूटेशन हो गई, म्यूटेशन हो जाने के बाद अब जो है वो आप अब कह रहे हैं कि उसको निकाला जाना चाहिए। वो एक्साइज का मतलब होता है उसको रिमूव करना चाहिए, ठीक है, उसको बाहर निकालना है। तो उसके लिए फिर आप एक बड़ा जनरल मैकेनिज्म यूज करते हैं जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियस एंजाइम्स। न्यूक्लियस एंजाइम्स जो हैं ये बड़े पर्टिकुलर होते हैं। कुछ न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं जो कि सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड पर एक्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो डबल स्ट्रैंड को ही रिमूव कर देते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ आपकी जो गलती होती है, यहाँ पर म्यूटेशन कॉज हुई हुई है, ये न्यूक्लियस एंजाइम वहां से उतने स्ट्रैंड को रिमूव करते हैं, और उतने स्ट्रैंड को रिमूव करके तो उसके बाद जो है वो वहां पर नया लगा देते हैं स्ट्रैंड। देखिए, इन मेनी केसेस अ सेगमेंट ऑफ द स्ट्रैंड containing the damage is cut out by a DNA cutting enzyme and nuclease, and the resulting gap is then filled with nucleotides using the undamaged strand as a template। यानी एक स्ट्रैंड, अगर दो जो हैं उनमें गलती थी, ठीक है, एक ये था और एक उसके ऊपर ये वाला था, ठीक है, और इस जगह पर मिस्टेक थी फॉर एग्जांपल, तो होगा क्या, ये इसके अंदर जो है वो इसके वो आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ गए, ठीक है। अब अगर इस एक जगह पर मिस्टेक है यहाँ पर, तो क्या होगा, तो फिर ये जो टुकड़ा है इसको आप क्या कर देंगे, इतने टुकड़े को, बल्कि इतने टुकड़े को भी नहीं, बेसिकली जो मिस्टेक होगी वो किस जगह पर होगी, मिस्टेक जो है वो किसी एक स्ट्रैंड पर होगी। फॉर एग्जांपल इस जगह पर मिस्टेक है, तो आप सिर्फ इतने हिस्से को सेपरेट कर देंगे और इस स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट यूज करते हुए उधर नया स्ट्रैंड बना देंगे। तो ये मैकेनिज्म यूज किया जाता है रिपेयरिंग के लिए न्यूक्लियस एंजाइम का। अच्छा, उसके बाद फिर एक और है कि यहाँ एक प्रॉब्लम और आता है, और वो है डाइमराइजेशन ऑफ थायमीन। थायमीन का ना समटाइम डाइमर बन जाता है। डाइमर क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ना, एक तो दो थायमीन को जोड़ने वाला बॉन्ड कौन सा है, और एक ही स्ट्रैंड की बात कर रहा हूं, क्रॉस की बात नहीं कर रहा। दो थायमीन्स जो हैं वो कैसे जुड़े होंगे एक स्ट्रैंड में, आप जी, फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है। लेकिन एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं थायमीन डाइमराइजेशन। ये यहाँ पे जरा एक इस फिनोमिना को देख भी लेते हैं, थायमीन डाइमराइजेशन, ठीक है। थायमीन डाइमर क्या होता है, थायमीन डाइमर ये होता है कि जो दो थायमीन के, ये देखिएगा, अब ये एक जो है वो थ्री डायमेंशनल सी डायग्राम है जिसमें इनके दरमियान में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्होंने दिखाए हुए, ओ एच ओ एच, एन एच एन एच, ये इन्होंने जो है वो दिखाए हुए हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि दो थायमीन्स जो हैं वो आपस में इस तरह से बॉन्डिंग कर बैठते हैं कि वो एक ही मॉलिक्यूल के तौर पे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक तो आप इस डायग्राम को देखिए, उसके बाद आप बुक की डायग्राम को देखिए जो मैंने आपको जूम करके दिखाया, ये देखिएगा। यहां पर गौर कीजिए, ये जो पोर्शन है इस जगह पर, ये देखिए, इस जगह आपको क्या पता लग रहा है कि ये तो है फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है, इसकी तो खैर है, पीडीई लिख देता हूं इसको मैं, इसकी तो खैर है, लेकिन उसके साथ नीचे एक बॉन्ड और शो हो रहा है, ये वाला, ये इसने क्या कर दिया है, इसने दोनों थायमीन को डायमर बना दिया है। यानी एक ही मॉलिक्यूल, डायमर क्या होता है, जब एक मॉलिक्यूल दो सेपरेट लेकिन एक जैसे यूनिट से बना हो,
ठीक है, तो उसको आप डायमर कहते हैं। तो कोवलेंटली इनके दरमियान में लिंकेज हो जाती है, खास तौर पे अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। और अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जब इनके दरमियान कोवलेंट लिंकिंग होती है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि डीएनए पॉलीमरेज ने या जो ट्रांसक्रिप्शन होगी, जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो आमतौर पे वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड की होती है। जब इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा तो ये एक मॉलिक्यूल के तौर पे बिहेव करेंगे। एग्जांपल इसकी जो है वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर यहां पर जो है वो ए टी टी ए ए ए फॉर एग्जांपल, ये आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। आपका एंजाइम आता है ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज आता है, और आरएनए पॉलीमरेज आके इनके दरमियान जो है वो क्या शुरू करता है, इनके दरमियान इससे क्या शुरू करता है, वो ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है तो उस वक्त इसको पता लगता है कि जो दोनों थायमीन हैं वो एक मॉलिक्यूल के तौर पे बिहेव करना शुरू हो गए। अब ये एक ऐसी म्यूटेशन है विच कैन लीड टू डेथ ऑफ द सेल। अगर ये म्यूटेशन रिपेयर ना हो तो ऐसी सूरत में दो ही काम हो सकते हैं, या डेथ हो जाएगी, तीन ही काम हो सकते हैं, या इसको रिपेयर कर दिया जाए, अदरवाइज कैंसर कॉज हो सकता है अगर ये खतरनाक रीजन में हो, ठीक है, या वो जीन जो है वो बेकार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डायमराइजेशन है वो खास डेंजरस चीज है, और इस लिहाज से जो डायमराइजेशन है उसको फौरी तौर पर रिमूव किया जाता है। ये देखिए, ये एक और बहुत जबरदस्त डायग्राम है। अल्ट्रावायलेट रेज है, दो थायमीन एक दूसरे के साथ जो है वो थी, ये एक स्ट्रैंड पर लगी हुई है, ठीक है, और इनके दरमियान में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था। अब क्या होगा, इनके दरमियान में कोवलेंट लिंकेज हो जाएगी। ये जो कोवलेंट लिंकेज है, नाउ दिस इज डेंजरस, ठीक है, दिस इज नाउ डेंजरस। और ये जो कोवलेंट लिंकेज है, दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ एनी लीथल डिजीज, या दिस इज गोइंग टू द कॉज ऑफ एनी लीथल डिजीज, ठीक है। तो इस अंदाज से जो है वो म्यूटेशंस होती हैं, और इनको खास तौर पर रिपेयर करने के लिए फिर आप न्यूक्लियस एंजाइम यूज करते हैं। ये देखिए, इसमें इन्होंने दिखाया भी हुआ, न्यूक्लियस आता है, ये न्यूक्लियस है, ये आता है, ये इसको रिमूव करता है, इतने हिस्से को रिमूव करके डीएनए पॉलीमरेज उसकी जगह नए न्यूक्लियोटाइड बनाता है, और लाइगेज आके इनके दरमियान में फॉस्फोडाइस्टर बना के इसको कंप्लीट कर देता है, स्मूथ कर देता है। तो न्यूक्लियस जो है वो खास तौर पर बड़ा इस लिहाज से काम का मॉलिक्यूल है, लेकिन ये भी जो है वो एक वो है खतरनाक भी है। किस लिहाज से, जैसे फर्ज कर लिया कि मैसेंजर आरएनए आपने बनाया। अब मैसेंजर आरएनए बनाने के बाद आपके ट्रांसक्रिप्शन एरिया में और ट्रांसलेशन एरिया में बड़ा गैप है। कैसे? मैसेंजर आरएनए बनना है न्यूक्लियस में, उसको आपने न्यूक्लियस को बाकी साइटोप्लाज्म से सेपरेट किया हुआ है बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्या होगा कि जब आप आरएनए को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से गुजार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ले जाना चाहेंगे तो रास्ते में न्यूक्लियसेस मौजूद हैं, उनको ये नहीं पता, उनको कहा गया शूट टू किल। जो भी डीएनए का स्ट्रैंड नजर आए, शूट टू किल, ठीक है, जहां नजर आता है फायर मार दो, यानी कि उनको खत्म कर दो। अब अगर आपने आरएनए को मॉडिफाई नहीं किया हुआ, आरएनए के ऊपर कैप नहीं लगाई हुई, उसके पीछे टेल नहीं लगाई हुई, तो आरएनए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंच ही नहीं सकेगा, उससे पहले ही उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आरएनए की मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी होती है, ठीक है। ये वो एक ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टर्ड डीएनए, ये ज्यादातर जो है वो डिस्कशन का टॉपिक है, इसमें लिखने वाली चीज नहीं है। मैंने आप लोगों को एक दफा बताया था कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है, इट इज नॉट अ मेजर फिनोमिना ऑफ वेरिएशन। खास तौर पे एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में कन्वर्जन जो है, एवोल्यूशन जो कहती है कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में कन्वर्जन हुई है, ठीक है, यानी एक स्पीशीज से उसकी आगे सिबलिंग स्पीशीज बनती हैं, उसके बाद उसकी जो है वो दूसरी तीसरी स्पीशीज आगे बनती रहती हैं। तो ये जो स्पीशीज बनती हैं, ये क्रॉसिंग ओवर से नहीं बनती। क्रॉसिंग ओवर के अंदर कोई ऐसा फिनोमिना नहीं है कि जिसके नतीजे में ऐसी वेरिएशन आए कि जो अगली जो है वो स्पीशीज बना दे। क्रॉसिंग ओवर एक ही पॉपुलेशन के अंदर घूमने वाले जीन्स की शफलिंग का नाम है। दोबारा सुनिए सेंटेंस, क्रॉसिंग ओवर किसी एक पॉपुलेशन में मौजूद जीन्स की शफलिंग का नाम है, और वो उसी पॉपुलेशन में रहेंगे अनटिल एंड अनलेस बाहर से कोई जीन आए, जाहिर है तभी वो एवोल्यूशन होती है, या फिर उन्हीं जीन्स में से किसी एक में चेंज आ जाए। तो ऐसा हरगिज नहीं है कि म्यूटेशन हर दफा नुकसानदेह होती है, बल्कि म्यूटेशन जो है वो एवोल्यूशन के मुताबिक म्यूटेशन एक ऐसी चीज है कि जिसने बहुत से हमारे प्रोसेसेस को बेहतर बनाया है, और हमारे बहुत से प्रोसेसेस जो हैं वो एफिशिएंट हुए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। तो इट इज अ हेल्दी फिनोमिना, नॉट दैट मच लीथल, ठीक है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए कि म्यूटेशन ज्यादा लीथल होती है या फायदेमंद होती है, तो ज्यादातर म्यूटेशन लीथल होती है।
ठीक है, लेकिन उसके जो है वो अच्छे नताइज भी हमारे सामने आते हैं। इस आर्टिकल में यही बताया हुआ है, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल नहीं है। लेट मी फिनिश द चैप्टर। ये वाला टॉपिक जो है ये भी पढ़ना बड़ा जरूरी है बेटा। अब देखिए, हम सब लोगों ने जो बचपन में या कभी तस्मों वाले जूते यूज किए हैं। तस्मों वाले जूतों में जब आप तस्मे बांध रहे होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि तस्मों के एंड पे एक प्लास्टिक का कवर होता है। कभी देखा है? तस्मों के एंड पे एक प्लास्टिक का कवर होता है, वो क्यों होता है? नहीं बता। तस्मों के एंड पे जो प्लास्टिक का कवर होता है ना, जो एक तस्मा है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, उसके एंड पे प्लास्टिक के कवर होते हैं। ये जो प्लास्टिक के कवर होते हैं ये इसलिए होते हैं कि तस्मे के धागे उस प्लास्टिक में पैक होते हैं, और वो जो तस्मे के धागे हैं जब वो उस प्लास्टिक में पैक होते हैं तो वो तस्मा ओपन नहीं होता। वो तस्मा जो है वो अपने आप में वो जुड़ा रहता है, वो ओपन नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जो डीएनए है ना, जो क्रोमोसोम होता है हमारा, उसमें जो क्रोमेटिन थ्रेड है, उस एक क्रोमेटिन थ्रेड को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसका एक खास रीजन के बाद एक रीजन आता है, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहे होते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल, कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिपीट हो रहे होते हैं, यहाँ पे लिखा भी है ये TTAGGG, TTA GGG, ये बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। TTAGGG, ठीक है। ये जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं ये किस बात की निशानदेही होती है कि यहाँ पर डीएनए एंड हो रहा है, ठीक है। ये टोटल रीजन, ये काफी लंबा सारा रीजन होता है, ठीक है। और इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं टीलोमियर। इसको आप टीलोमियर कहते हैं, ठीक है। तो आपने वो भी पढ़ा हुआ ना, एक क्रोमोसोम होता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जिसमें जो होता है सेंट्रोमियर होता है वो बिल्कुल एंड पर लगा हुआ होता है, ठीक है, टीलोसेंट्रिक। तो टीलोमियर जो है वो क्या चीज है बेटा? इस रीजन को, नॉन कोडिंग रीजन, जो डीएनए के एंड पर मौजूद है, और ये इस तरह के कई सेट्स पर मुश्तमिल है, यानी इस तरह के कई सेगमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं 100 to 1000 टाइम्स। ये देखिए लिखा हुआ है, ये वाले जो सेगमेंट्स हैं TTAGGG, ये 100 to 1000 टाइम्स रिपीट होते हैं। 100 to 1000 टाइम रिपीट होने का क्या मतलब है कि भाई यहां पर डीएनए अब एंड हो गया है, नाउ दिस इज नॉन कोडिंग रीजन, और यहां पर अब जो है वो डीएनए, इसको असल में क्यों रखा जाता है, या ये जो है वो 100 to 1000 के जो सेगमेंट्स रखे जाते हैं, ये क्यों रखे जाते हैं? सबसे पहली बात तो ये बेटा ये है कि डीएनए का एक प्रॉब्लम होता है। देखिए, आपके पास ये एक स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड है 3 to 5, ठीक है, ये स्ट्रैंड 3 to 5 है। अब जब ये स्ट्रैंड 3 to 5 है और इसके ऊपर आपने कॉपी करनी है 5 to 3, 5 to 3 स्ट्रैंड आपने इसके ऊपर बनाना है, तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि इसके सबसे कॉर्नर पे आपको प्राइमर देना पड़ेगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है, आपको यहां पर देना पड़ेगा प्राइमर, ठीक है। अब जब आपका यहां पर आप प्राइमर देंगे ना, इसके आगे आप बना देंगे नया मॉलिक्यूल, डुप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि यहां पे आपने डुप्लीकेशन कर देनी है। जब आप यहां डुप्लीकेशन करके फ्री होंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप जो है वो इस प्राइमर को यहां से रिमूव कर देंगे, ऐसा ही है। इस प्राइमर को आपने यहां से रिमूव कर दिया। अब जब आप इस प्राइमर को रिमूव करेंगे ना, अब आपके पास बेटा, तवज्जो से सुनिएगा ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक दफा प्राइमर को रिमूव कर देंगे ना, तो उसके बाद अब कॉर्नर पे लगाने के लिए आप डीएनए का स्ट्रैंड आपके पास नहीं है। यहां मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर बात समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास है लैगिंग स्ट्रैंड, ये आपके पास लैगिंग स्ट्रैंड है। ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है ना, इसके ऊपर जो बना हुआ है डीएनए बना हुआ, वो कुछ ऐसे है, ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। अब आपके पास जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसके ऊपर डीएनए ऐसे बना हुआ है, और उसके दरमियान में क्या मौजूद है? आपके पास प्राइमर्स मौजूद है, ऐसे, ये प्राइमर है। जब आप इन प्राइमर्स को रिमूव करेंगे ना, इस प्राइमर को और इस प्राइमर को आप रिमूव करेंगे, तो गौर कीजिएगा, आप बहुत गौर से बात सुनिएगा। जब आप इन दोनों प्राइमर्स को यहां से रिमूव करेंगे
तो आपके पास नया स्ट्रैंड बनाने के लिए क्या ऑप्शन है कि आपके पास जब पॉलीमरेज आएगा ना, तो पॉलीमरेज आकर इस स्ट्रैंड का सहारा लेके यहां पे क्या कर देगा, डुप्लीकेशन कर देगा। यानी अब आप गौर कीजिए, ये एंड कौन सा है बेटा, ये एंड है 3 एंड, ये एंड भी क्या है, ये एंड भी 3 एंड है, ये एंड भी 3 एंड है। यानी अगर आपने आगे प्राइमर हटा के अगला स्ट्रैंड बनाना है तो आपके पास प्राइमर से पहले क्या होना चाहिए, 3 एंड होना चाहिए। समझ आई बात, बात पहुंची कि नहीं पहुंची? आप लोग सुन रहे हैं? ये देखिए ना, ये 3 to 5 एनी आपको नहीं समझ आई? अच्छा सुनिए, ये 3 to 5 है, इसके ऊपर कौन सा बन रहा है, इसके ऊपर 5 to 3 बन रहा है ना, तो इसका ये वाला 5 होगा, ये क्या होगा, ये 3 होगा। ठीक है, आपने क्या किया था, आपने यहां पर लगाया था प्राइमर। अब आपने डीएनए की रेप्लिकेशन कंप्लीट करके यहां से आपने प्राइमर को रिमूव कर दिया। प्राइमर को रिमूव करने के बाद जब आप यहां पर नया स्ट्रैंड बनाएंगे तो उस वक्त जो पॉलीमरेज आएगा वो इस वाले डुप्लीकेटेड डीएनए का सहारा लेके इससे अटैच होगा, और इससे अटैच होके फिर ये वाला स्ट्रैंड बनाएगा। क्योंकि आपने क्या कहा, डीएनए पॉलीमरेज जो है क्या चाहिए होता है, उसको डबल स्ट्रैंड चाहिए होता है ना आगे डुप्लीकेशन के लिए। तो अब आप गौर कीजिए, जब एक दफा यहां से आपने प्राइमर हटा दिया, दरमियान के एरिया में आपने नए न्यूक्लियोटाइड लगाने हैं। ये जो नए न्यूक्लियोटाइड लगाने हैं ये कौन लगाएगा, ये डीएनए पॉलीमरेज लगाएगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज की क्या लिमिटेशन है कि इसको डीएनए से अटैच होने के लिए, डुप्लीकेशन करने के लिए डबल स्ट्रैंड चाहिए। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये आकर अटैच होगा इस डबल स्ट्रैंड से और इस तरफ आगे क्या शुरू कर देगा, डुप्लीकेशन, और इस स्ट्रैंड को बना देगा। जब ये स्ट्रैंड बन जाएगा तो इसका मतलब है कि इस डीएनए पॉलीमरेज ने किसका सहारा लिया है, इस डीएनए पॉलीमरेज ने इस वाले डबल स्ट्रैंड का सहारा लेके आगे जहां से प्राइमर रिमूव किया था वहां पर मजीद बेसिस ऐड कर दी। ठीक है, अब पहुंची बात। हाँ हाँ, देखे ना, ये 3 एंड है ना, तो ये इधर तक जोड़ेगा ना, इसको 5 to 3 जोड़ना है ना, तो ये 3 है। इधर ऑब्वियसली इधर क्या होगा, इधर 5 होगा, इधर 5 होगा। ठीक है, तो ये जो है वो 5 to 3 इसको जोड़ देगा। फिर उसके बाद ये यहाँ 3 एंड होगा तो यहाँ पर 5 होगा, 5 to 3 इसको जोड़ देगा ये। ठीक है, तो वो तो एक ऑब्वियस सी बात है। प्राइमर से पहले क्या जरूरी है? यस, ये वो पॉइंट है जो यहां पर मैं बनाना चाह रहा हूं कि जो प्राइमर है ना, जब आपने एक दफा उसको रिमूव कर दिया ना, तो अगला स्ट्रैंड जब आप प्राइमर को रिप्लेस करेंगे ना, तो प्राइमर को रिप्लेस करने के लिए, यानी प्राइमर की जगह पर उस जगह को फिल करने के लिए आपको उससे पहले क्या लाना जरूरी है, 3 एंड लाना जरूरी है। अब आई समझ में बात? जी यानी, अब सुनिए ना, अब इसका सोचे ना, इसका सोचे, इसका क्या होगा। ये तो था मिडल में, ये तो मिडल में था। ठीक है, इसको तो काम कर लिया आपने, इसका तो कर लिया, इसका क्या करेंगे कॉर्नर का, जिससे पहले कोई स्ट्रैंड है ही नहीं, इसका क्या करेंगे आप? इतना डीएनए जाया हो जाएगा। ये वो पोर्शन है डीएनए का जो ऑलमोस्ट हर सेल डिवीजन में, सोमैटिक सेल में जाया हो जाता है। ये बहुत टेक्निकल बात है जो अब समझने की है, और ये इसका डायरेक्ट ताल्लुक बहुत सी चीजों के साथ है। यानी जब प्राइमर आप कॉर्नर से रिमूव करेंगे तो प्राइमर के पीछे जो बेसिस रह गई हैं प्राइमर की डुप्लीकेट होने की, उससे पीछे 3 एंड नहीं मिल रहा, लिहाजा
उतना डीएनए कॉर्नर वाले प्राइमर को जहां से रिमूव किया था उतना डीएनए जाया हो जाएगा। अब सोचिए, अब जरा सोचिए कि अगर ये कोई जीन होता और इतना हिस्सा जाया हो जाता तो म्यूटेशन, खौफनाक म्यूटेशन, जीन का टुकड़ा जाया हो गया। ऐसी सूरत में जाया कौन सा होता है? जाया होने के लिए आपके पास मौजूद होता है टीलोमेरिक डीएनए। टीलोमेरिक डीएनए वो वाला डीएनए है जो ये न्यूक्लियोटाइड रिपीट करता है, 100 to 1000 टाइम्स ये न्यूक्लियोटाइड रिपीट करता है। और ये जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है? टीलोमेरिक डीएनए। और ये नॉन कोडिंग होता है, जिसकी वजह से ये जाया होता भी रहे तो हमारे सेल्स में कैंसर कॉज नहीं होता। लेकिन ये जो लेंथ ऑफ टीलोमियर है, लेंथ ऑफ टीलोमियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एजिंग। जितनी ज्यादा लेंथ उतना ही सेल की एज, जितनी कम लेंथ उतना ही एज जो है वो ज्यादा हो गई है आपकी। यानी इसका क्या मतलब है कि आप बुढ़ापे की तरफ जाएंगे जैसे जैसे एज आपकी बढ़ेगी ना। आपकी एजिंग से मुराद मेरी ये नहीं कि आपकी एज बढ़ती जाएगी अगर टीलोमियर छोटा होने, नहीं, आपकी जो एजिंग है वो कॉज होगी। मतलब बुढ़ापे की तरफ जाएंगे जितना टीलोमियर छोटे से छोटा होता जाएगा। ये इसका डायरेक्ट ताल्लुक है इसके साथ, ठीक है। तो अब ये जो 100 to 1000 टाइम्स रिपीट होता है ना, ये हमारे स्टेम सेल्स में होता है। स्टेम सेल्स में 100 to 1000 टाइम रिपीट होता है, जिसकी वजह से हमारे खास जिंदगी के अरसे में बार बार ये सेल्स जो हैं वो अपने आप को रिपीट कर सकते हैं, रिपीट करते रहते हैं। और आपने कभी सोचा है कि स्टेम सेल भी मर सकते हैं? स्टेम सेल भी मरते हैं। क्यों? जिस स्टेम सेल का टीलोमर खत्म होता है वो स्टेम सेल मर जाता है। इसीलिए एक खास टाइम पे जिंदगी के एक खास हिस्से में आके हमारी सेल डिविजन भी कम होती हैं। ये जो टीलोमियर है इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है। अभी आपका सवाल लेता हूं मैं, एक मुझे बात और बताने दीजिए, बेटा गैमीट्स का क्या बनेगा अगली नस्ल में? अगर हर दफा गैमीट जो बन रहे हैं उनमें टीलोमियर टूटना शुरू हो जाए, हर दफा के गैमीट बनने में टीलोमियर टूटना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो बच्चा पैदा होगा वो उतना ही बूढ़ा होगा। अभी तो मसला है ना, अगर आपने गैमीट बनाए, स्पर्म्स या एग्स बनाए, और वो गैमीट बना जनाब कोई फॉर एग्जांपल 1000वीं डिवीजन के बाद, अब टीलोमियर थोड़ा छोटा होता रहा होता रहा होता रहा, वो बच्चा तो बूढ़ा पैदा होगा। अब ऐसी सूरत में गैमीट्स ऐसी चीज है जिसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसको आप कहते हैं टीलोमियर रिपेयर। ये वही रिपेयरिंग से ताल्लुक है इसका। यहां पर टीलोमियर रिपेयर होता है। टीलोमियर रिपेयर के लिए एक एंजाइम होता है जिसको आप कहते हैं टीलोमेरेज। टीलोमेरेज जो है ये खास तौर पर गैमीट्स में मौजूद होता है एंड इट कैन रिपेयर द टीलोमियर लेंथ। टीलोमियर लेंथ रिपेयर कह लीजिए कि ये टीलोमियर की लेंथ को रिपेयर कर सकता है, और रिपेयर करके उसके बाद जो है वो सेल की लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है, जिस वजह से सेल बिल्कुल जीरो पर रहता है, उसकी एज नहीं बढ़ती। क्लोन जो है, आपने कभी सोचा है कि जो क्लोन होता है उसके अंदर इतने प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? उनमें से एक प्रॉब्लम ये होता है कि क्लोन आप आमतौर पर बनाते हैं सोमैटिक सेल से, और सोमैटिक सेल का टीलोमियर छोटा हो चुका होता है, जिसकी वजह से क्लोन जो है एक तो उसकी एज ज्यादा होती है, दूसरा अगर आप उसका टीलोमियर वापस लंबा करने की कोशिश करें तो उसके अंदर म्यूटेशंस आ जाती हैं, और म्यूटेशंस कुछ भी करवा सकती हैं। इवन क्लोन पैदा होने से पहले मर जाता है। तो आप क्लोन का टीलोमियर भी बड़ा नहीं कर सकते, क्लोन बनाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो ये है टोटल जो डीएनए कॉर्नर्स को रिपेयर करने का फिनोमिना। मैं बुक खोलने की कोशिश कर रहा था, ये देखिए बुक में ये वही फिनोमिना इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है जो मैंने अभी आपको डायग्राम के जरिए दिखाया, वही डायग्राम इन्होंने यहाँ पर दिखाई हुई है। देखिए ये आरएनए प्राइमर था, इस प्राइमर को आपने रिमूव किया तो ये एंड जो है ये अकेला रह गया। अब जब ये एंड अकेला रह गया है तो अब आप जो है वो ये वाला जो एंड है इसको, ये हमेशा क्या रह जाएगा, ये वाला एंड हमेशा अकेला रह जाएगा, और ये वाला एंड जो है वो जाया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उसने सेंटेंस बकायदा लिखा हुआ है, शॉर्टर एंड शॉर्टर डॉटर मॉलिक्यूल्स। डॉटर मॉलिक्यूल छोटे से छोटे होते जाएंगे। क्यों?
क्योंकि नई रेप्लिकेशन के लिए 3 एंड अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से डीएनए का मॉलिक्यूल शॉर्टर होता जाएगा और इसके बड़े नतीजे निकलते हैं। इवन अगर साइंटिस्ट ने टीलोमियर को एसोसिएटेड देखा है उसके साथ, एजिंग के साथ, तो इन्होंने टीलोमियर बढ़ाने की कोशिश की है कि चलो हम किसी सेल को टीलोमियर बढ़ाने का एंजाइम दे देते हैं, या टीलोमियर खुद बड़ा कर देते हैं उसका। इन्होंने खुद बड़ा किया, सेल में कैंसर कॉज हो गया। सेल में कैंसर कॉज हो गया टीलोमेरेज देने से, या टीलोमियर को खुद बड़ा करने से कैंसर कॉज हो गया, लिमिटाइज कर दिया। कुछ चीजें हैं जो नहीं है बस में, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कैंसर सेल के अंदर टीलोमेरेज होता है। इसका मतलब क्या है कि कैंसर सेल इमॉर्टल होते हैं। आप लोगों को मैंने खास तरह की सेल लाइन बताई थी जो 1950 से आज तक डिवाइड ही किए जा रहे हैं। याद है क्या नाम था उसका? हेला सेल, जो फीमेल थी उसके नाम पे। हेला सेल वो 1950 से आज तक डिवाइड किए जा रहे हैं, उसका टीलोमियर ही नहीं खत्म हो रहा, टीलोमियर उसका रिपेयर हो जाता है और कैंसर सेल इमॉर्टल हो जाते हैं। लेकिन कुछ कैंसर सेल ऐसे भी दिखने को मिले हैं जो जिनके टीलोमियर बहुत छोटे हो चुके हैं, वो इतना बड़ा कैंसर हो गया कि उनके टीलोमियर बहुत छोटे हो गए हैं, ठीक है। ऐसे कैंसर भी कुछ ना कुछ होते हैं। फिर साइंटिस्ट ने क्या कोशिश की, उन्होंने कहा कि चलो ऐसे करते हैं कि हम कैंसर सेल के टीलोमियर खत्म करने के लिए ड्रग्स देते हैं। उन्होंने वो ड्रग्स दी, कैंसर सेल ने अपना टीलोमेरेज यूज करके टीलोमियर दोबारा बना लिया, इमॉर्टल के इमॉर्टल, ठीक है। तो ये टीलोमेरेज या टीलोमियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एजिंग के साथ। जी बेटा, क्वेश्चन। हाँ, टीलोमेरेज इनहिबिशन एंजाइम जो है, इनहिबिशन वो दी जा सकती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि जो इनहिबिटर आप देंगे वो जिंदगी में कब तक देंगे बेटा? इनहिबिटर तो एक दफा एक्ट करता है, वो एक एंजाइम को रोक लेगा। अब उनके अंदर जीन्स तो हैं, वो नया टीलोमेरेज बना लेंगे। टीलोमेरेज भी तो आखिर प्रोटीन है ना, वो भी जीन्स से बनती है, तो वो दोबारा बना लेंगे। यही तो वो किस्सा है कि जो गजब है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखिए, वो कहता है कि एन एंजाइम टीलोमेरेज catalyzes the lengthening of telomeres in eukaryotic germ cells, thus restoring the original length and compensating for the shortening. Telomerase is not active in most human somatic cells, but its activity varies from tissue to tissue. अच्छा, ब्लड सेल में भी टीलोमेरेज थोड़ा बहुत काम करता है। जो हमारे हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल होते हैं ना, जो ब्लड बनाते हैं हमारा, उनमें थोड़ा बहुत काम होता है। नॉर्मल शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमियर मे प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कैंसर बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ डिवीजन। यानी कुछ अरसे बाद जो सेल खुद ही अपोप्टोसिस हो जाते हैं ना, खुद ही मर जाते हैं, उसके पीछे वजह टीलोमियर होती है। उनका टीलोमियर इतना छोटा हो जाता है, वो खुद ब खुद जो है उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा जी, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा जी, यहाँ पर बस इतना ही लिखा हुआ है, आफ्टर द फर्स्ट राउंड, ठीक है जी बेटा, क्लियर।